करने वाले हैं वो है एनसीडीज़ का जो मुद्दा है उससे। हमने देखा बीते दिन बहुत सारी एनसीडीज़ आई हैं, आने वाले वक्त में भी कुछ हम आती हुई देखेंगे। और जिस तरह से ओवरऑल हम देख रहे हैं कि फिक्स इनकम को लेकर बोलबाला है, जहां ब्याज दरें फिलहाल अब तक घटनी शुरू नहीं हुई हैं और उस पर भी असमंजस के बादल लगे हुए हैं, तो फिक्स डिपॉजिट की ओर तो रुझान बढ़ ही रहा है। साथ ही एनसीडीज़ भी जो बाजार में आ रही हैं वो अच्छी खासी कमाई जो है आपको करके दे रही हैं, कमोबेश फिक्स डिपॉजिट की जितनी ही। लेकिन अब क्यों आप किसी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को चूज करें, ये होते क्या है, किस तरह के निवेशकों को इसमें डालना चाहिए पैसा, इसका एक क्लासरूम हम कर लेते हैं। बारीकी से A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, बताएंगे आपको कि अगर आप इसकी तुलना करना भी है अगर आपको, तो फिक्स डिपॉजिट से करें या किसी और फिक्स इनकम निवेश के तुलना करें। हमारे साथ प्रसाद सावंत IIFL सिक्योरिटी से जुड़ गए हैं। प्रसाद, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और एनसीडीज़ का मुद्दा, जैसे कि मैं हाईलाइट कर रही थी हमारे दर्शकों को भी, आज विस्तार से उनको बताएंगे, समझाएंगे कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते क्या हैं। तो फिक्स डिपॉजिट तो देखिए बहुत लोगों को पता है प्रसाद, क्योंकि लोग पारंपरिक तौर पे अगर हम देखें तो उसी में निवेश करना पसंद करते हैं। मुझे लगता है शायद प्रसाद को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, हम थोड़ा सा टेक्निकली इसको सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन तब तक दर्शकों को हम बता देते हैं, एक बार स्क्रीन पर तमाम इन्फॉर्मेशन फ्लैश करते हैं और बताते हैं कि आखिर एनसीडीज़ होती क्या है और किस तरह के निवेशक जो है इसमें पैसा लगा सकते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है प्रसाद? चलिए, शायद यहाँ पे तकनीकी दिक्कत है, लेकिन कौन किस तरह के एनसीडीज़ लॉन्च होती हैं, कौन लॉन्च करता है, इस पर हम अब जानकारी यहाँ पर आपको बताते हैं। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होती हैं एनसीडीज़। बहुत सारी कॉरपोरेट्स हैं जो अपने कारोबार में पैसा इकट्ठा करने के लिए जो है एनसीडीज़ को जारी करती है, जहाँ पर ये लोगों को प्रेरित करती हैं कि वो जो है इन एनसीडीज़ को खरीदें और इनमें जो है वो पैसे लगाएं। इन एनसीडीज़ की रेटिंग होती है, इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी सही तरह से रेटिंग को समझें और उसी के बाद जो है इनमें निवेश करें। तो जो सबसे बेस्ट रेटिंग वाली एनसीडीज़ होती हैं वहाँ पर आपको एनसीडीज़ डालने, एनसीडीज़ पे पैसे लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अच्छी रेटिंग का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर कंपनी अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी एनसीडीज़ पे पैसे लगाए हुए हैं, उनके आपके पैसे लॉक इन हैं, तो वो आपको ब्याज समेत वापस भी मिल जाएंगे। अब इतिहास में हमने देखा है, पास्ट में हमने देखा है कि बहुत सारे एनसीडीज़ में लोगों का पैसा भी डूबा है, इसीलिए हमेशा आपको रेटिंग का ध्यान देना चाहिए। प्रसाद सावंत मेरे साथ, हमारे आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं। प्रसाद, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? यस यस कविता जी। ओके, फाइनली चलिए, स्वागत है आपका, बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की हम बात कर रहे हैं। दर्शकों को हम समझा रहे थे कि एनसीडीज़ होती है, किस तरह के कॉर्पोरेट्स एनसीडीज़ लॉन्च करते हैं और किस तरह से उनकी क्या मंशा होती है एनसीडीज़ लॉन्च करने की, और किस तरह के निवेशक हैं जो एनसीडीज़ की ओर बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, बताइए। सो पब्लिक और प्राइवेट दोनों कॉर्पोरेट्स एनसीडीज लॉन्च करते हैं। अभी उनका उनका एकमात्र जो मतलब एनसीडी लॉन्च करने के पीछे उनका मोटिव यही रहता है कि उन्हें फंड रेज करना होता है, राइट? जैसे इक्विटी में वो अपना फंड रेज करते हैं, अपने शेयर्स को लिस्ट करते हैं, सिमिलरली एनसीडी ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे वो एक फिक्स्ड मैच्योरिटी के साथ आपको एनसीडी इश्यू करता है और साथ में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी आपको पे करता है, राइट? तो ये 500 करोड़, 1000 करोड़ तक का इश्यू वो लॉन्च करते हैं मार्केट में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जहाँ पे 15 से 20 दिन में निवेशक उस पर्टिकुलर एनसीडी में अपना इन्वेस्टमेंट के लिए वो जा सकते हैं और उसके बाद फिर उतना उनका 500 सीआर या फिर 1000 सीआर का जो भी उनका इश्यू है, उतना अगर उनको इन्वेस्टमेंट मिल गया या पर्टिकुलर पीरियड में जो भी उनको इन्वेस्टमेंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली 10 से 15 दिनों के बाद वो पर्टिकुलर एनसीडीज़ क्लाइंट के डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट कर देते हैं। अभी यहाँ पे आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसमें जाना चाहिए। तो एनसीडीज़, जैसे मैंने बताया, ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो जो लोग एफडीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और नो डाउट ओवरऑल मार्केट, इक्विटी मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो भी कुछ पोर्शन अपना डेट में रखते हैं। तो उन क्लाइंट्स को एनसीडीज़ में भी जाना चाहिए, बिकॉज़ क्या होता है कि एफडीज़ में एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई आपको रेट देगा नहीं। जैसे कि अभी अभी आप देखोगे तो 6-7% तक मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है बैंक्स में, राइट? सीनियर सिटीज़न के लिए थोड़ा-सा 0.25 या 0.50 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे आपको जो प्राइवेट कंपनीज़ है, वहाँ पे आपको मैक्सिमम 8.859% से लेके कुछ-कुछ ऐसे भी एनसीडीज़ है जहाँ पे 10% तक का भी इंटरेस्ट मिल सकता है।
ऑलराइट, चलिए, मेरे ख्याल से बहुत सारे पहलू हैं इस बात पे जो हमें समझने हैं। सबसे पहले मुझे इसकी तुलना करनी है फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ, लेकिन उससे पहले जो ब्याज मिलता है ना, हर तिमाही, छमाही और सालाना, वो ब्याज किस तरह से मिलता है? अब जैसे कि आपने कहा कि 7-8% का किसी को ब्याज मिल रहा है, तो अगर यही ब्याज आपको तिमाही मिल रहा है, छमाही मिल रहा है, ईयरली मिल रहा है, इसकी कैलकुलेशन क्या है, ज़रा ये बताइए उदाहरण के साथ, अगर आप प्रसाद एक्सप्लेन कर सके तो। तो अभी आप ओवरऑल देखेंगे तो तिमाही में भी आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, फिर एनुअली मिल सकता है और लास्ट ऑप्शन रहता है जब आपका मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी में प्रिंसिपल के साथ भी ओवरऑल आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉर्पोरेट्स ने आज एनसीडी लॉन्च किया है जहाँ पे क्लाइंट ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उन्होंने 10% अगर इंटरेस्ट रेट बोला है, तो 1 लाख का 10% दैट्स कम टू 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपया उनका साल का बनता है। अगर उनको क्वार्टरली देना है तो दैट 10,000 डिवाइड बाय 3 करके उनको हर तिमाही में वो पे किया जाएगा। प्रसाद, कैलकुलेशन कैसी होती है? आपने कहा कि तिमाही, छमाही, सालाना भी आपको ब्याज मिलेगा, तो ये हर तिमाही 8% मिलेगा कि वो ओवरऑल 8% है ईयरली, लेकिन आपको जो है तो इसकी कैलकुलेशन ज़रा हमको समझाइएगा। ओवरऑल अगर मुझे एनसीडी में पैसे लगाने हैं तो कितना, एक तो लॉक इन इसका कितना होता है, कितने कितने समय के लिए एनसीडीज इश्यू होती हैं, और साथ ही छमाही या तिमाही का किसी ने ऑप्शन ले रखा है, तो उसकी ओवरऑल कैलकुलेशन कैसे काम करती है? 2 सवाल हैं। हाँ, तो सवाल जो आपने पूछा है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीडीज़ जनरली 2 साल से लेके 3 साल, 5 साल, 10 साल तक के मैच्योरिटी के लिए होती है और इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो समझो 9% अगर है या फिर 10% अगर है, तो 3 महीने, 6 महीने या फिर एनुअल ये ऑप्शंस उसमें रहते हैं। तो अगर इन्वेस्टर शुरू में जब एनसीडीज़ के लिए अप्लाई करता है, तो उसको कौन-सी सीरीज़ में जाना है, वो उसको इनिशियली बता देना है कि अगर वो 3 महीने के लिए जा रहा है, तो अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो साल का 10% मतलब 10,000 रुपया होता है। तो 10,000 डिवाइड बाय 4 करके उसको हर तिमाही में वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलते जाएगा, राइट? तो ₹2,500 उसको हर 3 महीने पे मिलते रहेगा। राइट, सो ओवरऑल आपको जो है इंटरेस्ट किस तरह से चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना होगा, और कम अवधि के लिए कितना इंटरेस्ट होगा और ज़्यादा अवधि के लॉक इन के लिए कितना यहाँ पर इंटरेस्ट होगा, क्या फ़र्क है? किस तरह से काफ़ी आपको लगता है कि ब्याज दरें कम और ज़्यादा ज़्यादा अवधि पर इम्पैक्ट करती हैं? काफ़ी काफ़ी फ़र्क है। जैसे एफडी में भी आपने देखा होगा जितना कम समय होता है, उतना आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है। ज़्यादा समय के लिए आप एफडी करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी एनसीडीज़ में वही फ़ॉर्मूला है। अगर आपका 2 साल के लिए आपने एनसीडी में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट 8.5 तक होता है और अगर आप 5 साल, 10 साल के लिए जाओगे तो डेफ़िनिटली वो 10% तक भी जाता है। तो ये जो आपने पूछा कि मैच्योरिटी जैसी रहेगी वैसे उसका इंटरेस्ट रेट ऊपर-नीचे होते रहता है। मौजूदा एनसीडीज़ खुली हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। क्या उसमें आपको पैसे लगाने चाहिए? और इसके बाद हम उस सवाल पर आएँगे जहाँ पर बताएँगे दर्शकों को कि कैसे आपको चुनाव करना चाहिए, किन-किन बातों का ख़्याल रखकर आपको सही तरह की एनसीडी का चुनाव करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो बाज़ार में निवेश का विकल्प मौजूद है, वो कौन-सा है? अभी आज अगर हम लोग देखें तो सिर्फ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ का एक एनसीडी चालू है, जहाँ पे आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का ऑप्शन अवेलेबल है। उनका मिनिमम इंटरेस्ट 8.85% है और मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है, जो द 10 साल के लिए उन्होंने रखा है, वो 10% का रखा हुआ है। और इसमें आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, एक मंथली, एक क्वार्टरली सॉरी एक मंथली, एक क्वार्टरली और एक एनुअली। मतलब आप हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल सकता है या तिमाही में मिल सकता है या फिर सालाना मिल सकता है। और लास्टली जो 5 साल के लिए उन्होंने एनसीडी रखा है, उसमें उन्होंने क्युमुलेटिव मतलब जब आपकी मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, उस टाइम पे भी आपको विथ इंटरेस्ट पूरा का पूरा पैसा मिल सकता है। तो अभी एज़ ऑफ नाउ आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प अवेलेबल है, वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ का। ओके, प्रसाद, क्या होगा इसका कूपन रेट जो मिल रहा है? हाँ, तो 2 साल के लिए 8.85% है और जो ओके, 5 साल के लिए और 10 साल के लिए वहाँ पे 10% तक का आपको इंटरेस्ट और ओके। अब ये, हाँ, वहाँ पे हाँ, 9.7% बताइए। 3 साल के लिए जो है उसमें 9.7%। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अभी हम इंटरेस्ट रेट की स्थिति देख रहे हैं, आने वाले समय में बहुत संभावना है कि इनका घटना शुरू हो जाएगा।
अब अगर 1-2 साल का समय है तो क्या इन रेट्स पर लॉक इन करना चाहिए? और अगर लंबी समय के लिए आप फ़िलहाल क्या लॉक इन कर सकते हैं इन रेट्स को? क्योंकि ब्याज दरें एक बार फिर से घटना शुरू हो जाएँगी। तब भी हमें इंटरेस्ट रेट्स पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा, ब्याज दर पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा जो हमें एनसीडीज़ पर मिलेंगे। तो योजनाबद्ध तरीके से किसी को अगर एनसीडी में अपने आप को प्लेस करना हो तो कितनी अवधि के लिए, मान लीजिए अगर पैसे ही लॉक इन करने हैं तो कितनी अवधि के लिए करना चाहिए? ये तय करना है ताकि ये आप म्यूट पर हैं, प्रसाद आप म्यूट पर हैं। कैन यू हियर मी कविता जी? जी, बोलिए। तो आप काफ़ी अच्छा सवाल पूछ रहा है कविता जी आपने। जब भी आपको एनसीडी में इन्वेस्ट करना है तो आपको शुरू में ही ये तय करना है आपने कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, राइट? बिकॉज़ जैसे आपने कहा कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट धीरे-धीरे कम हो जाएँगे ऑटोमैटिकली जो नए जो एनसीडीज़ आएँगे उनका भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो आपको अगर लॉक करना है अभी ये पर्टिकुलर टाइम में तो 3 साल का जो ऑप्शन आपके पास है वो सही रहेगा आज की डेट में, जहाँ पे आपके पास 9.5 9.7% का रिटर्न्स अवेलेबल। तो 3 साल मेरे ख़्याल से सही है, जहाँ पे आप ये पर्टिकुलर रेट लॉक कर सकते हो। बिकॉज़ 5 साल और 10 साल में फिर से वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। क्योंकि 5 साल और 10 साल थोड़ा-सा लंबा अवधि हो जाता है। समवन लाइक मोतीलाल ओसवाल हू इज़ प्राइवेट कॉर्पोरेट। अच्छा, अब इसके अलावा आने वाले वक़्त में जो एनसीडीज़ आने वाली हैं, किसी को अगर चुनाव करना हो तो कैसे चुनाव करना चाहिए? किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? एनसीडीज़ में जो कंपनी इश्यू कर रही है एनसीडी, उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें? कविता जी आपका स्टार आवाज़ रेटिंग और जो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो सवाल आपसे मैं ये पूछ रही थी कि चुनाव कैसे करें? किस कंपनी की एनसीडी का चुनाव आपको करना चाहिए? क्योंकि देखिए मेहनत की पूंजी है जो आप लगाना चाहते हैं, ऐसा ना हो कंपनी डूब जाए और पैसे ही आपको ना मिले, है ना? तो किस तरह से सुनिश्चित करें कि आप जहाँ एनसीडी में पैसे लगा रहे हैं, वो कंपनी अच्छी है, भरोसेमंद है और भले ही आपने छोटी, मध्यम या लंबी अवधि के लिए लॉक इन रखा हो, लेकिन आपके पैसे वापस मिले ब्याज समेत। कमाई के लिए तो आप डाल रहे हैं पैसा। आप म्यूट पर हैं शायद। आप म्यूट पर हैं, जी। आवाज़ आ रही है? जी। तो अपने इंडिया में अपने पास 2 रेटिंग एजेंसीज़ है केआर और क्रिसिल। तो जब भी कोई एनसीडी लॉन्च होता है, तो उसके साथ ये जो रेटिंग एजेंसीज़ है, उनकी रेटिंग होती है। तो जहाँ पे डबल ए रेटिंग होती है, वो पर्टिकुलर एनसीडीज़ आपके लिए थोड़ी सुरक्षित होती है एज़ कम्पेयर टू उसके जो बिलो रेटिंग होती है, तो वो उतनी सुरक्षित नहीं हो पाती। तो आपको हमेशा चुनाव उसी एनसीडी का करना है, जहाँ पे रेटिंग डबल ए और उसके ऊपर की हो। डबल ए मतलब स्टेबल रेटिंग हो गई उस पर्टिकुलर एनसीडी की या फिर उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट की। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जब भी आप 2 साल 3 साल का ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, बीच में अगर किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट का रेटिंग अगर कम ज़्यादा होता है, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसको आप एक्सचेंज पे लिस्टेड एनसीडीज़ को लिक्विडेट कर सकते हो। बट शुरू में जब एनसीडी लॉन्च होता है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी करंट रेटिंग क्या है। तो डबल ए रेटिंग वाला जो एनसीडी होता है, उसमें आपको डेफिनिटली जाना चाहिए। टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे एनसीडी में, ज़रा ये बता दीजिएगा, क्योंकि एफडी से भी तुलना करनी है इसकी, तो कहाँ किसको ज़्यादा फ़ायदा है? पोस्ट टैक्स रिटर्न्स बताइए, कहाँ बेहतर मिलता है? पोस्ट टैक्स रिटर्न बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है कि आपने अगर 1 साल के अंदर इनको लिक्विडेट किया या फिर एग्ज़िट किया, तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है और अगर आपने 1 साल के बाद किया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 10.3% है विद 3% एजुकेशन 0.3% एजुकेशन सेस। जो अगर आप एफडी में देखोगे, तो एफडी में आपको एज़ पर योर इनकम टैक्स स्लैब आपको उतना टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप 20% 30% स्लैब में हो, तो डेफिनिटली आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो जहाँ पे 9% का अगर आपका कूपन रेट है, तो पोस्ट टैक्स आपको अप्रॉक्सिमेटली 8.10 तक आपको रिटर्न मिल जाता है, अगर आप 10% स्लैब में हो तो।
चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक एनसीडीज़ को लेकर आपने तमाम बारीकियां समझाई और फ़िलहाल जो एनसीडी का चरण खुला हुआ है, वहाँ भी निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में जगह या रणनीति के तहत निवेश करने की सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रसाद। ऑलराइट, तो ये था एक एनसीडी को लेकर